हिंदी और एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और साल भर में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके अंतर्गत हम आपको क्विज कराएंगे, सैम्पल पेपर कराएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराएंगे। आज हम एसएसटी की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रिसोर्स पे। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो संसाधन है जो हमें नेचर में मिलते हैं और ह्यूमन बीइंग जब उनको ट्रांसफ़र करता है दूसरी चीज़ों में, जब उनको रूपांतरित करता है तो वो संसाधन के रूप में बन जाते हैं। जैसे कि जैसे जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, जो क्लॉथ हम पहनते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं, वो हमें एनवायरनमेंट में किस रूप में मिलता है? वो हमें एनवायरनमेंट में प्लांट्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? प्लांट्स के रूप में। और उस प्लांट्स को हम जब ह्यूमन बीइंग्स उसको डेवलपमेंट करते हैं उसका, और फिर वो एक क्लॉथ बन जाता है। क्लॉथ को जब और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो उसको बनाते हैं, करते हैं, और फिर वो हमारे पहनने लायक हमारा आउटफिट बन जाता है। उसी तरह रिसोर्सेज वो होते हैं, रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उनको जब ह्यूमन बीइंग्स चेंज करते हैं अपने प्रोसेस के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। जितने भी पदार्थ हैं नेचर में उन सबको ह्यूमन बीइंग्स द्वारा चेंज करने पर वो संसाधन में चेंज हो जाते हैं। और संसाधन है जो हमारी एक कंफर्ट लाइफ के अनुसार, कंफर्ट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम रिसोर्स पढ़ेंगे। तो रिसोर्स को हम किस प्रकार, यानी एनवायरनमेंट में जो चीज़ें, एनवायरनमेंट में जो कंपाउंड्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनको हम रिसोर्स में किस प्रकार चेंज करते हैं और रिसोर्स किस प्रकार बनते हैं, उसको हम आज यहाँ पढ़ेंगे। देखो, रिसोर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमको इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, टेक्निकली एसेसेबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप कहोगे इससे क्या मतलब है? हम किसी भी चीज़ को मतलब इकोनॉमिकली क्यों होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली क्यों होना चाहिए और कल्चरली क्यों होना चाहिए? देखो, सबसे पहले है रिसोर्स बनाने के लिए हमें इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, जब तक हमारे पास हमारी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक हम एनवायरनमेंट की किसी भी चीज़ को, एनवायरनमेंट की किसी भी पदार्थ को हम रिसोर्स में चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज हमको कहीं से गोल्ड की माइंस मिली, जैसे हमारे कर्नाटक में कोलार में गोल्ड की माइंस है, वहाँ जब हम गोल्ड निकालते हैं तो हमको वहाँ से दुगना प्रॉफिट होता है। उसी प्रकार राजस्थान के दौसा जिले में जो गोल्ड की माइंस है, वहाँ से हम प्रॉफिट, जहाँ से हम गोल्ड निकालते हैं माइंस से, तो वहाँ हमको लॉस होता है। तो हम कहाँ से गोल्ड निकालेंगे? हम गोल्ड निकालेंगे कर्नाटक के कोलार से, क्योंकि वहाँ हमको इकोनॉमिकली फीजिबल मिल रहा है, ना कि दौसा से निकालेंगे जहाँ की हम लॉस में जा रहे हैं। तो रिसोर्स बनाने के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होना बहुत कंपल्सरी है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, यानी किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता होती है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी एसेसेबल रिसोर्स को, यानी पदार्थ को रिसोर्स में बदलने के लिए, किसी भी कंपाउंड को रिसोर्स में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब आप देखो, कल्चरली एक्सेप्टेबल आप कहोगे संस्कृति से, यानी कल्चर से हमका क्या लेना, हमारा क्या लेना देना है संसाधनों का, नई नई चीज़ें बन रही है, उनका कल्चर से क्या लेना देना। लेकिन कल्चर से बहुत लेना देना। मान लो कोई मंदिर है, कोई भी धार्मिक स्थान है, कोई भी धार्मिक स्थान है, मान लो उसके नीचे बता दें कि भाई इसके नीचे बहुत खजाना है, बहुत गोल्ड है इसके नीचे बहुत, तो क्या हम उसको मंदिर को हटा करके और उसमें से गोल्ड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब तक हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी संस्कृति हमको अलाउ नहीं करेगी, हमारा कल्चर हमको जब तक अलाउ नहीं करेगा, हम उस पदार्थ को, हम उस कंपाउंड को रिसोर्स में चेंज नहीं कर सकेंगे। तो रिसोर्स प्राप्त करने के लिए हमें इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब आप देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जैसे नेचर में फिजिकल एनवायरनमेंट में, नेचर में हमको कोई पदार्थ मिले हैं, नेचर से ही हमको सारी चीज़ें मिलती है, वन टू वॉल चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, लेकिन वो नेचर से हमको डायरेक्ट नहीं मिलती है। उसमें जो मेन प्रोसेस होता है, वो जो मेन प्रोसेस करने वाले होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं और उन इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी को लगाते हैं और टेक्नोलॉजी से फिर हमको रिसोर्स प्राप्त होते हैं। जैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है किस किस के बीच में? नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में, और ह्यूमन बीइंग उसकी एक मेन कड़ी है जो इन सबको बनाती है। नेचर से
सामान लेती है, नेचर से चीज़ें लेती हैं और टेक्नोलॉजी लगा करके इंस्टीट्यूशन बनाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार अब आप स्कूलों में पढ़ने जाते हो जैसे, तो ये भी एक इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट में आप नेचर के दिए हुए ही ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो नेचर से ही मिले हुए प्राणी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको टीचर्स पढ़ाते हैं, करते हैं, अच्छा बनाते हैं, फिर वो रिसोर्स के रूप में आगे और काम करते हैं। उसी तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर से टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, इन दोनों के बीच में काम करके और हमें रिसोर्स प्राप्त होते हैं। अब देखो हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, यानी सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल इकोनो प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए नेचर में, जितनी भी एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए हमारे पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो नंबर 1 इकोनॉमिकली फीजिबल, टेक्निकल एक्सेसिबल एंड नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्न एज रिसोर्स। तो हम रिसोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम देखो आगे एक छोटा सा हमने ट्रायंगल से भी समझ लिया, एक छोटी सी मैं डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगी, हिंदी में मिक्स करके कुछ आपको बताऊंगी। उसमें क्या है, देखो आप इसको देखो कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, उन सब का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, नेचर के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा और इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा आपस में जो क्रियात्मक संबंध है, जो इंटरेक्ट है आपस में, उससे हमको रिसोर्स प्राप्त होते हैं। तो हम इसको हिंदी में इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की पारस्परिक क्रिया संबंध में निहित है। तो देखो मानव, ह्यूमन बींग्स और टेक्नोलॉजी जब आपस में क्रिया करते हैं, किसके साथ, नेचर के साथ में जब कोई रिएक्शन करते हैं, तो और अपने आर्थिक विकास की गति को, अपने इकोनॉमिकल फीजिबल को बढ़ाने के लिए और क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बढ़ाते हैं। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे हम अपने इकोनॉमिकल फीजिबल को नहीं बढ़ा पाएंगे। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सब नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन नेचर से कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती। रिसोर्सेज को बनाने का जो रिजल्ट है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स की जितनी भी एक्टिविटी है उसी का ही एक रिजल्ट है, उसी से हमको रिसोर्स प्राप्त होते हैं। मानव क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, खुद रिसोर्स का एक हिस्सा है। ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स का एक हिस्सा है और पर्यावरण में और एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सबको वो क्या करता है, उन सबको वो संसाधनों में या रिसोर्स में चेंज करता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो इन संसाधनों का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी रिसोर्स है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। अब आप देखो इधर से रिसोर्सेज के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल और ह्यूमन। कौन कौन से हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक और मानवीय। नेचुरल के 2 पार्ट है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है नवीकरणीय, नवीकरण करने योग्य, और नॉन रिन्यूएबल यानी नवीकरण नहीं जिनका किया जाता था, या अनवीकरणीय भी इसको अपन कह सकते हैं। अनवीकरणीय यानी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका भी आगे नॉन रिन्यूएबल का आएगा, अपन रिन्यूएबल को पढ़ेंगे। सबसे पहले रिन्यूएबल के 2 पार्ट है, एक तो कंटिन्यूस और दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस का मतलब है जो सतत चीज़ें चलती रहती, जो हमेशा चलती रहती, कभी रुकती नहीं है। जैसे वाटर है, इसका एक एग्जाम्पल वाटर है, और एयर। देखो वाटर से भी हम क्या करते हैं, वाटर से भी हम लाइट बना सकते हैं, एयर से भी हम लाइट बना सकते हैं। दोनों से हमको एनर्जी मिलती है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, नेचर में प्रेजेंट होती है। अगला होता है हमारा बायोलॉजिकल। क्या है, बायोलॉजिकल जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जैसे नेचुरल वेजिटेरियन, यानी कि नेचुरल वेजिटेरियन यानी प्राकृतिक वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति है जो ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाई है,
वो क्या है, अपने हमको नेचर से अपने आप मिली है। वो कभी तो हो भी सकती है और कभी क्या होता है, आपने देखा है फॉरेस्ट में कई बार बड़ी बड़ी आग लग जाती है, जंगलों के जंगल जल जाते हैं या तेज बारिश से सारे जंगल खत्म हो जाते हैं, फिर वो नेचुरल अपने आप दोबारा हो जाती है। तो ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये बायोलॉजिकल है, ये जैव है, ये कभी भी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। उसी तरह ही ये वाइल्ड लाइफ है। क्या है? वाइल्ड लाइफ में आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं या कई बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हमको दिखाई नहीं देते, भैया बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ये अब नेचर में है ही। परंतु अचानक क्या होता है, कभी हमको दिख जाता है कि कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हमने उस तरीके के एक पक्षी को देखा जो कम से कम 200 साल पहले देखा गया था और वो पक्षी दोबारा से देखा गया है। तो ये वाइल्ड लाइफ का एक उदाहरण है कि वाइल्ड लाइफ भी सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, जैसे नेचुरल, वेजिटेरियन और वाइल्ड लाइफ। और जो कंटिन्यूस है उसमें वाटर और एयर है। अगला आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है नवीकरणीय, यानी जिनका नवीकरणीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नवीकरणीय के दो भाग है, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। जो रिसाइकेबल मतलब पुनः चक्रीय, दोबारा, मतलब वो चीज एक बार बनने के बाद दोबारा बन जाती है। जैसे आपने मेटल देखी है, मेटल को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, मेटल को हम लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, मेटल को हम गैसेस फॉर्म में भी कर सकते हैं ना। उसी तरीके से नॉन रिसाइकेबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपने देखा है फॉसिल्स जो होते हैं वो जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म के बारे में तो आपने पढ़ा है। जीवाश्म का क्या है, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक ये क्या करते हैं, अर्थ की लेयर्स के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अर्थ की लेयर्स के अंदर में रहते हैं। और फिर ये जब लेयर्स बहुत लंबा टाइम जब इनका निकल जाता है तो फॉसिल्स के रूप में तैयार हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, हमारी जो घरेलू गैस है, ये सारे क्या है, कोयला है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। और ये एक बार काम में लेने के बाद में, यानी हमने इनको जला दिया, उसके बाद में हम इनको नॉन रिसाइकेबल है, हम इनको रिसाइकल नहीं कर सकते। आपने देखा है कभी पेट्रोल जलाने के बाद उसको इकट्ठा कर लो, दोबारा नहीं कर सकते ना। लेकिन मेटल्स में क्या है, मान लो आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, उसको क्या करते हैं लोग, गोल्ड को गला करके, उसके सिक्के को गला करके ऑर्नामेंट्स भी बना लेते हैं ना। उसी तरीके से ये है रिसाइकेबल मेटल। और नॉन रिसाइकल्स में फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। अगला आता है ह्यूमन। ये सब चीजें कहाँ से मिली है? नेचर से। ये सब चीजें नेचर से। अब ह्यूमन क्या करता है, ये नेचर वाली जितनी भी चीजें हैं, ये नेचर वाली जितनी भी चीजें हैं, इसको ह्यूमन बींग्स इसको किस तरह यूज करते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर के द्वारा और रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, हम भी जब कुछ चीज़ पढ़ने बैठते हैं तो पहले उसका टाइम टेबल बनाते हैं। उसी तरह ह्यूमन भी जितने भी कंपाउंड्स उसमें हैं, जितने भी पदार्थ हमारे एनवायरनमेंट में हैं, उन सबको क्या करेगा, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन तैयार करेंगे, एक भवन बनाएंगे और उसमें बहुत सारी लेबर लगेगी, बहुत सारे लोग इंजीनियर्स आएंगे काम करने वाले। अभी आप एक हॉस्पिटल का उदाहरण ले लो। हॉस्पिटल्स क्या है, मान लो हॉस्पिटल्स में क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस चीज़ का, कि वार्ड्स बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग में वार्ड्स बनाएंगे, वार्ड्स में फिर हम उस तरीके से नर्सेज है, डॉक्टर्स है, हर डिपार्टमेंट को बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज बनाने के माध्यम है। और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए किसी चीज़ पे और कितनी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो हमें रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का है कंटिन्यूस, जिसके एग्जाम्पल है हमारे वाटर और एयर। और बायोलॉजिकल है, उसमें हमारे दो है, नेचुरल, वेजिटेरियन और वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकेबल है मेटल्स और नॉन रिसाइकेबल है फॉसिल फ्यूल्स। इसको विशेष करके याद रखना है ना। और उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन्स का मेन काम है स्ट्रक्चर बनाना और इंस्टीट्यूशंस तैयार करना। और जो भी काम वो कर रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को तय करना, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को निश्चित करना। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्स का क्लासिफाइड करेंगे। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। तो इनमें सबसे पहले रिसोर्स कितने प्रकार में बांटे गए हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी ओरिजिन्स के आधार पर रिसोर्स, 2 टाइप ऑफ रिसोर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। देखो बायोटिक जो प्राणी है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो बायोटिक में आती हैं और वो ह्यूमन्स आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स में जैसे ह्यूमन्स है। दूसरा है एबायोटिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये हमारे नेचर में है तो सही, बट ये क्या है, ये सारे अबायोटिक यानी नॉन लिविंग है।
इनको मैं आगे और अच्छे से भी डिस्क्राइब करूंगी हम जब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस्टेबिलिटी, यानी इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो आते हैं। तो रिन्यूएबल में हमने पढ़ा था मेटल्स होती हैं जिनको हम चक्रीयकरण कर सकते हैं, यानी मेटल्स को हम लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो चीज़ें होती हैं जिनमें मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया था, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, गैसेज है, ये सब क्या है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनको एक बार जलाया और ये खत्म हो जाते हैं, इनको रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब स्वामित्व, कि हमारी चीज़ कौन सी है, यानी जैसे इंडिविजुअल जैसे हमारी अपनी चीज़ होती है। इंडिविजुअल जैसे हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, अभी आप सब सिटीज़ में रह रहे हो या रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो अर्बन में जैसे हमारा अपना प्लॉट होता है, क्या होता है, हमारा अपना प्लॉट होता है। और रूरल एरियाज में जैसे जितने भी फार्मर्स होते हैं उनके पास अपने अपने फार्म्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, है ना। दूसरा आता है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, यानी हम सब एक साथ जहाँ आकर के इकट्ठे होते हैं, 5-10 जने जहाँ मिल करके एक कम्युनिटी बनाते हैं। उनमें जैसे वेल होते हैं, अर्बन एरिया जैसे रूरल एरियाज में वेल होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, सारे के सारे सब लोग उसको यूज में ले सकते हैं। और हमारे अर्बन एरियाज में जैसे कम्युनिटी हॉल होते हैं, कम्युनिटी हॉल वगैरह होते हैं जब बहुत सारे लोग मिलकर के बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह करते हैं। तीसरा आता है हमारा नेशनल, जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है, जो हमारा नेशनल है, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये हम सब का है, ये पूरा नेशन का होता है। अगला आता है हमारा इंटरनेशनल में जैसे स्पेसेस हैं और ओशियंस है, ये इंटरनेशनल के एग्जाम्पल है। हमारा अगला है दी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, यानी आधार के स्तर पर, यानी बेस के स्तर पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल। क्या देखते हैं, पोटेंशियल में क्या चीज़ें आती है। पोटेंशियल में जैसे हमारे यहाँ है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे गुजरात साइड का जो एरिया है, हम चाहें तो उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम उस पार्ट को हम डेवलप कर सकें, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, तो वो कहलाता है पोटेंशियल। मैं इसको आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। अगला है डेवलप्ड, यानी जो चीज़ डेवलप हो चुकी है, जो चीज़ विकसित हो चुकी है, उसको हम कहेंगे हमारा क्या है, हमारा बेसिस ऑफ स्टेटस है। अगला है स्टॉक्स यानी संचित भंडार, हमारे पास कितना भंडार है, यानी कि हम कितनी चीज़ स्टॉक्स में रख सकते हैं। एंड रिजर्व, जो चीज़ हमारी रिजर्व है, हमारी अपनी है, हमारी नेशन की है, जैसे डैम हुए, पानी के बड़े बड़े बांध होते हैं, डैम होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये सब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके अगला जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको इन सबको अच्छी तरह डिस्क्राइब करके विद डेफिनेशन सारा लिख करके आपको बताऊंगी और सबके एग्जाम्पल अच्छे से बताऊंगी। थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।